हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आप ही के चैनल सौरभ साइंस पे। और आज हम डिस्कस करेंगे एसिड्स की जो है क्लासिफिकेशन जो आज पढ़ने वाले हैं। और हमने लास्ट बेटा स्टडी किया था कि एसिड्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स के बारे में हमने पढ़ लिया है, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने पढ़ लिया है। मीन्स अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज एसिड, व्हाट आर देयर प्रॉपर्टीज एंड हाउ वी कैन कम टू नो दैट द गिवन सब्सटेंस इज एसिड, इन सभी के आंसर्स आप दे सकते हैं। जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि उन्होंने अभी तक नहीं पढ़ा है तो इसी चैप्टर के पिछले वीडियोस में जा करके आप वहां से उन चीजों को पढ़ सकते हैं। आज हम बेटा एसिड्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, फर्दर हम फिर बेस का क्लासिफिकेशन करेंगे एंड देन हम आगे की तरफ चलेंगे। इनके जो केमिकल क्लासिफिकेशन हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, उनको हम आगे समझने वाले हैं। तो बेटा सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप कंसेप्चुअली समझते हुए चलेंगे, ठीक है। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो इनका रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये टॉपिक रहने वाला है। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज दी क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। देखो बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स जो हैं इनको हम कितने पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। देयर आर टोटल 4 पार्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच यू कैन क्लासिफाई द एसिड्स। और वो क्या है, वो 4 पार्ट इसमें आप ध्यान से देखेंगे। देखो, पहला पार्ट है ऑन दी बेसिस ऑफ सोर्सेज। सोर्सेज के बेसिस पे, ये कहां से हमें एसिड मिल रहा है उस बेसिस पे भी आप क्लासिफाई कर सकते हो कि ये एसिड है, ये वाला इस तरह का एसिड होगा, ये इस तरह का एसिड होगा। अभी अपन देखेंगे इसका पार्ट। दूसरा आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, और आप कह सकते हो प्रोटोसिटी। प्रोटोसिटी भी आप बोल सकते हैं, ये दूसरा क्लासिफिकेशन है। अभी आप समझ जाएंगे धीरे धीरे आगे टॉपिक्स के अंदर कि बेसिसिटी क्या होती है, प्रोटोसिटी क्या होती है। इसके बाद में अगला क्लासिफिकेशन आपके पास में आता है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, and the last classification is on the basis of concentration के बेसिस पे, स्ट्रेंथ के बेसिस पे, प्रोटोसिटी और बेसिसिटी के बेसिस पे, और सोर्सेज के बेसिस पे हम इन सभी को क्लासिफाई कर सकते हैं। अब ये देखते हैं कि इनको क्लासिफाई कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले सोर्सेज के बेसिस पे हम इनको 2 पार्ट्स में कर सकते हैं। आप बोल सकते हो ऑर्गेनिक एसिड्स, दूसरा आप कह सकते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। ये आप सोर्सेज के बेसिस पे लिख सकते हैं। बेसिसिटी के बेसिस पे आप इसको कर सकते हैं, इसका डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है। लाइक मैं यहां पर आपको जो है 4 फॉर्म्स बताने वाला हूं। वन इज द मोनो बेसिक एसिड्स, दूसरा डाई बेसिक एसिड्स, तीसरा आता है ट्राई बेसिक एसिड्स, एंड चौथा आता है पॉली बेसिक एसिड्स। स्ट्रेंथ के बेसिस पे आप इसको बेटा केवल और केवल 2 पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हो। एक हो गया वीक एसिड्स, एक हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड्स।
कंसंट्रेशन के बेसिस पे भी आप इसको दो पार्ट में कर सकते हैं, डाइल्यूट एसिड्स एंड कंसंट्रेटेड एसिड्स। तो ये बेटा पूरा क्लासिफिकेशन है, एक बार मैं साइड में हो जाता हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के ये क्लासिफिकेशन आप लिख लें, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स। चलिए, आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको नोट्स में ऐड कर लीजिएगा। आपका पूरा क्लासिफिकेशन एक माइंड मैप के जरिए आपके दिमाग में रहेगा और चिंता की कोई बात नहीं है, आपको इसमें बहुत से वर्ड्स नए लग रहे होंगे, क्योंकि बेटा ये जो एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स चैप्टर है ये आपने क्लास 7 में भी पढ़ा है, एसिड्स बेसिस के चैप्टर के अंदर 7th में, लेकिन वहां पे आपने इतनी डिटेलिंग नहीं पढ़ी है और ऑब्वियस सी बात है वो क्लास 7 थी, थोड़ी सी छोटी क्लासेस थी, और यहाँ पे आप हायर क्लासेस में थोड़ा सा ठीक अच्छा लेवल आप पढ़ने वाले हैं, इसलिए ये सारी चीजें आप यहाँ पे स्टडी करेंगे और एसिड्स के बारे में और अपनी जानकारियों को बटोरने की कोशिश करेंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, जिसमें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एसिड्स आए। चलिए बेटा शुरू करते हैं ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, यानी कि आपका जो पहला क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, सोर्सेज के बेसिस पे हम देखते हैं। देखो इसमें सबसे पहले आता है ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एसिड्स। देखो अब इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी ऑर्गेनिक एसिड्स की, दोज एसिड्स which we get from, और आप इसमें लिख सकते हैं obtained from plants and animals are known as, बेटा बहुत सिंपल डेफिनेशन है, ऑर्गेनिक एसिड्स। इसके अंदर एग्जाम्पल्स क्या होंगे, फॉर एग्जाम्पल्स लैक्टिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एटसेट्रा। तो बेटा ऐसे एसिड जो आपको कहां से ऑब्टेन्ड होते हैं, प्लांट से ऑब्टेन्ड होंगे या एनिमल से ऑब्टेन्ड होंगे, ऐसे एसिड्स को हम सिंपल, बहुत सिंपल भाषा में ऐसे एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड कहेंगे, जो प्लांट से मिले और एनिमल से मिले। अब बेटा आपकी स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ एक टेबल लगा रखी है और जिसमें आपको बहुत से जो है एसिड्स देखने को मिल रहे हैं और ये कहां से ऑब्टेन्ड होते हैं वो भी उसके सामने लिखा हुआ है, उन एसिड्स का नेम एंड वो कहां से ऑब्टेन्ड हो रहे हैं वो आपके सामने लिखा हुआ है। आप चाहो तो बीच में वीडियो पॉज करके आप ये एसिड्स अपने नोटबुक में ऐड कर सकते हैं और चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के बाद में भी ऐड कर सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट हम आगे चलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनऑर्गेनिक एसिड्स, अब इनऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, दोज एसिड्स which we obtained, लिख लें ज्यादा बेटर वर्ड रहेगा, obtained from minerals are known as इनऑर्गेनिक एसिड्स। इनको बेटा मिनरल एसिड्स भी कहा जाता है बिकॉज ये मिनरल एसिड से मिल रहे हैं
तो these acids are also known as, इनको मिनरल एसिड्स के नाम से भी पहचाना जा सकता है। मिनरल एसिड्स, दीज आर ऑल्सो नोन एज मिनरल एसिड्स। इसमें भी बेटा एग्जाम्पल्स देखेंगे आप। फॉर एग्जाम्पल H2SO4 जिसे सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, HCl जिसे हाइड्रो क्लोरिक एसिड के नाम से जानते हैं, इसके बाद में HNO3, H3PO4 एटसेट्रा, ये नाइट्रिक एसिड हो गया बेटा, और ये आपका फॉस्फोरिक एसिड हो गया है। ये सारे एसिड्स जो हैं मिनरल से हमें मिलते हैं और इन्हें मिनरल एसिड्स या इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहा जाता है। जिस तरीके से ऑर्गेनिक एसिड से, अब आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है इनऑर्गेनिक एसिड्स के कुछ एग्जांपल्स की टेबल आपके सामने आपको नजर आ रही है, जिसमें इनका ये कहाँ पे आपको फाउंड होते हैं, कहाँ पे इनके मिलेंगे और इनका जो फॉर्मूला क्या है, इनका नेम क्या है, वो आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है। आप चाहें तो इनको अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। जैसा कि आपको वहां पे दिख रहा है कि नाइट्रिक एसिड्स आपको एक्सप्लोजिव्स के अंदर दिखते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें ये कहाँ पे पाई जाती है, अमूमन आपको कहाँ मिलती हैं, ये आपके सामने स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं। तो चलिए, ये हमारा पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, कि इनके सोर्स क्या होंगे। इनके सोर्स अगर प्लांट्स एंड एनिमल है तो वो ऑर्गेनिक एसिड है, अगर इनके सोर्सेज जो है मिनरल्स हैं तो वो इनऑर्गेनिक एसिड्स है। बहुत सिंपल है। चलिए आगे चलते हैं अपन। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपन आगे चलते हैं क्लासिफिकेशन नंबर 2। फर्स्ट हमने ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज देख लिया, नंबर 2 हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी एंड प्रोटोसिटी। तो बेसिसिटी और प्रोटोसिटी होती क्या है, तो आपके सामने बेटा डेफिनेशन है। मैं एक बार थोड़ा साइड में हो जाता हूं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। चलिए, तो बेसिसिटी और प्रोटोसिटी होती क्या है, द नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। किसी एसिड के अंदर कितने हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, कितने हाइड्रोजन निकल सकते हैं। और आप कह सकते हैं द नंबर ऑफ H+ आयंस प्रोड्यूस्ड इन एन एक्वस सॉल्यूशन। जब उस एसिड को पानी में डाला जाता है, मतलब उसके एक्वस सॉल्यूशन के अंदर कितने H+ आयंस बन रहे हैं, उसे कहा जाता है एक्वस सॉल्यूशन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। ध्यान रहे, एक मॉलिक्यूल ऑफ एसिड में कितने H+ आयन बन रहे हैं, उसे कहा जाता है बेसिसिटी एंड प्रोटोसिटी। अब यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि सर ये लाइन तो समझ में आ गई कि H+ आयन का निकलना और हाइड्रोजन आयंस का बनना तो एसिड्स में तो होता है, बट ये बेसिसिटी और प्रोटोसिटी से कैसे रिलेट कर रहे हैं। तो आप ही के इसी डाउट को लेकर के मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी लिख रखा है, व्हाई इट इज कॉल्ड बेसिसिटी एज वी आर टॉकिंग अबाउट एसिड्स। जबकि मैं ये एसिड्स के जो है क्लासिफिकेशन लिख रहा हूं, तो यहां पे बेसिसिटी क्यों बोला जाता है इसको। तो यहां पे देखिए, नंबर ऑफ H+ आयन प्रोड्यूस जो होता है वो बराबर होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी रिएक्ट विद द H+ आयन। यानी जितने H+ आयन प्रोड्यूस होंगे वहां पर, जितने हाइड्रोजन के आयंस प्रोड्यूस होंगे वहां, उतने ही तो बेसिस से वो रिएक्ट कर पाएगा। हाइड्रोजन आयन जितने बनेंगे उतने ही, अगर एक हाइड्रोजन आयन बनेगा तो वो एक बेस के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करेगा। दो हाइड्रोजन आयन निकलेंगे, दो हाइड्रोजन आयन फर्निश होंगे, तो दो बेस से रिएक्ट कर पाएगा। यानी कि एक हाइड्रोजन आयन एक बेस से रिएक्ट कर सकता है, दूसरा हाइड्रोजन आयन दूसरे बेस से रिएक्ट कर सकता है। एसिड और बेस की रिएक्शन आपको याद होगी, तो मैंने आपको समझाया था कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सॉल्ट जो है एसिड और बेस की रिएक्शन से बनता है। तो एसिड जो होता है वो H+ आयन डोनेट करता है, H+ आयन निकालता है। तो जितने H+ आयन निकलेंगे उतने ही तो बेस से रिएक्ट हो पाएंगे। तो कितने बेसिस से H+ आयन रिएक्ट हो रहे हैं उसको बेसिसिटी कहा जा रहा है। कितने बेसिस से H+ आयन रिएक्ट हो रहे हैं। अगर एक H+ आयन एक बेस से रिएक्ट हो रहा है तो यहां पे मोनोबेसिक होगा। दो H+ आयन दो बेसिस से रिएक्ट हो रहे हैं तो उसे डायबेसिक बोला जाएगा।
3 हो रहे हैं तो ट्राई, 4 हो रहे हैं तो टेट्रा। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं। और अगर 2 या 2 से ज्यादा जो है बेसिस से रिएक्ट कर पा रहे हैं H प्लस आइंस, तो यहां पे पॉलीबेसिक भी कहा जा सकता है। अब यहां पर सर बेसिसिटी समझ में आ गया, एक वर्ड यूज हुआ है प्रोटोसिटी, या फिर आप यहां पे कह सकते हो, इधर भी मैंने आपको प्रोटोसिटी लिख करके दिया है, लेकिन ये प्रोटोसिटी होता क्या है? देखो, प्रोटोसिटी वर्ड से आप थोड़ा थोड़ा आइडिया लगा पा रहे हैं कि प्रोटोसिटी का मतलब हो गया सर प्रोटॉन्स। तो H प्लस आइन एक्चुअल में है क्या? H प्लस आइन क्या है? H प्लस आइन के अंदर H हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है और 0 न्यूट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स होती नहीं है, प्रोटॉन। और मैं फिलहाल H प्लस आइन आइसोटोप की बात कर रहा हूं, 1H1। तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है, एक प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, मतलब ये तो है ही नहीं, है ना। तो जो एक इलेक्ट्रॉन था वो H प्लस का H प्लस आयन में वो भी निकल गया। जब वो H प्लस आयन बना, H प्लस का मतलब यही तो हुआ एक इलेक्ट्रॉन का निकलना, ये भी निकल गया। तो बचा क्या आपके पास में? एक आपके पास में केवल और केवल प्रोटॉन बचा हुआ है। तो H प्लस आयन में एक इलेक्ट्रॉन निकल चुका, न्यूट्रॉन 0, बचा प्रोटॉन। इसी प्रोटॉन की वजह से आप ये भी कह सकते हो प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन। जब भी यहां पर हाइड्रोजन आयन यानी डिसोसिएशन होगा, पानी में आप डालोगे एसिड को, और एसिड को पानी में डालने से जो है एसिड क्या होगा? डिसोसिएट होगा अपने H प्लस आयंस में, और फर्दर जो है नेगेटिव आयंस के अंदर डिसोसिएट होगा। तो जो H प्लस आयन बनेंगे, तो आप ये भी कह सकते हो देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन्स, देयर इज अ प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन्स, कि H प्लस आयन बोल दो या केवल प्रोटॉन्स का प्रोडक्शन बोल दो, ठीक है। तो एक तरीके से प्रोटॉन ही है। तो इसीलिए यहां पर इस वर्ड को यूज किया गया है प्रोटोसिटी। यहां पे आप देखिए ध्यान से, व्हाई इट इज कॉल्ड प्रोटोसिटी? as H plus ions only contain one proton, so we can also call it production of protons instead of H plus ions। हम H plus ions की जगह ये भी कह सकते हैं कि सर प्रोटॉन्स का प्रोडक्शन हो रहा है ना, ड्यूरिंग द डिसोसिएशन, इसलिए इसको प्रोटोसिटी कहा जा रहा है और यहां बेसिसिटी कहा जा रहा है। मैं आपको दोबारा से रिकैप करवा दूं कि प्रोटोसिटी और बेसिसिटी क्या होती है, कि कितने H प्लस आयंस या कितने प्रोटॉन्स जो हैं किसी एसिड को वाटर में डालने पर यानी कि एक्वस सॉल्यूशन में प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसे बेसिसिटी और प्रोटोसिटी कहा जाता है। प्रोटॉन के प्रोडक्शन से इसको प्रोटोसिटी बोला गया, और जितने बेस से रिएक्ट होगा इस वजह से इसको बेसिसिटी बोला गया है। अब यहां पर से क्लासिफिकेशन में देखिए कि ये सारे के सारे जो है मोनोबेसिक्स हैं, यानी कि एक ही, यानी H और F टूटेगा तो केवल एक H प्लस आयन बनेगा, HCl ब्रेक होगा तो H प्लस और Cl माइनस बनाएगा, मतलब यहां पे एक ही H प्लस आयन प्रोड्यूस हो रहा है। यहां पर भी HBr में भी एक ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है, यहां पे भी एक ही हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस हो रहा है, इसलिए इनको मोनोबेसिक कहा जाता है। इनकी बेसिसिटी 1 है। अगर मैं आपको बोलूं प्रोटोसिटी कितनी है, तो वो भी कितनी है? 1 है। तो आप इसको चाहे मोनोबेसिक बोल दो या मोनोप्रोटिक एसिड बोल दो, दोनों का मतलब सेम ही है। उसके बाद में H2CO3, H2SO3, H2SO4 जो है ये डाई बेसिक है, बिकॉज यहां पर दो हाइड्रोजन डिसोसिएट होंगे, या आप बोल सकते हो दो प्रोटॉन्स डिसोसिएट होंगे, इस वजह से इसको डाई बेसिक कहा गया है। बेसिसिटी कितनी है? डाई बेसिक है तो 2 है। आप इसको डाई प्रोटिक भी बोल सकते हो, प्रोटोसिटी कितनी होगी? 2 होगी, ठीक है। ऐसे ही हम H3PO4 एक एग्जांपल है जिसमें 3 हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएट होंगे। अच्छा, ये ऐसा है कि जब ये हाइड्रोजन आयंस डिसोसिएट होते हैं तो एक साथ नहीं निकलते हैं, ये स्टेप बाय स्टेप निकलते हैं। जैसे मान लो H2SO4 है, तो ये अगर डिसोसिएट होगा तो यहां पर कैसे डिसोसिएट होगा? H2SO4 पहले डिसोसिएट होगा तो HSO4 माइनस बनाएगा और H प्लस आयन डिसोसिएट होगा। ये HSO4 अगेन जो है डिसोसिएट होगा SO4 2 माइनस और फिर H प्लस बनाएगा। तो ये बेटा एक स्टेप और 2 स्टेप्स के अंदर हाइड्रोजन आयंस जो हैं बनते हैं। तो हालांकि बनाया तो एक ही मॉलिक्यूल है, H2SO4 नहीं बनाया, इसलिए उसको डाई बेसिक बोला गया है। तो H3PO4 भी 3 स्टेप्स में, यानी कि 3 हाइड्रोजन आयंस या बोल सकते हो 3 प्रोटॉन्स बनाएगा, इस वजह से इसको ट्राई बेसिक
और बेसिसिटी आप इसकी 3 कह सकते हो, या आप बोल सकते हो ट्राइप्रोटिक, प्रोटोसिटी 3 हो जाएगी। प्रोटोसिटी और बेसिसिटी एक ही बात है, बस इसको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। क्यों प्रोटोसिटी बोला जाता है मैंने अभी अभी आपको बता दिया, बेसिसिटी क्यों बोलते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। H4P2O7 जो है इसके अंदर 4 हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो रहे हैं, टेट्रा बेसिक आप इसको कह सकते हो, बेसिसिटी यहां पर 4 हो जाएगी। अब देखो पॉलीबेसिक या पॉलीप्रोटिक एसिड क्या होता है, दो या दो से ज्यादा हाइड्रोजन्स, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस होते हैं, हाइड्रोजन आयंस बोल दो या फिर प्रोटॉन्स बोल दो या दो से ज्यादा होते तो उन सभी को पॉली प्रोटिक कहा जाएगा। मतलब ये डाइबेसिक भी है तो इसको पॉलीप्रोटिक भी आप कह सकते हो। ये यहाँ पर ट्राइबेसिक है, ये भी पॉलीप्रोटिक आपका हो जाएगा। टेट्रा है तो ये भी आपका पॉलीप्रोटिक सेपरेटली हो जाएगा। आई होप कि यहाँ पे आपको समझ में आया होगा। देखो इधर मैं आपको साइड में हो जाता हूं तो आप ये सारा स्क्रीनशॉट लेकर के अपने नोट्स के अंदर ऐड ऑन कर सकते हो। यहाँ पे बेटा आप ये सारे चीजें आप ये सारे आपके सुने सुनाए हैं, हाइड्रोजन फ्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड, कार्बोनिक एसिड, सल्फरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, है ना, फोस्फोरिक एसिड और पायरोफोस्फोरस एसिड, ये इसको बोला जाता है। पायरोफोस्फोरिक एसिड इसको कहा जाएगा, सबसे नीचे वाले को पायरोफोस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये सारे इन एसिड्स के नेम्स हैं और यहां पर इन सब के नेम फॉर्मूलेज एंड नेम्स दिए हुए हैं। कितनी बेसिसिटी है वो यहां पर दी गई है, इनको नोट्स में ऐड कर लेंगे। ये आपका क्लासिफिकेशन नंबर 2 हो गया। चलिए हम चलते हैं क्लासिफिकेशन नंबर 3 पे। चलिए बेटा हमारा जो 3rd क्लासिफिकेशन है हम उसको समझते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पे केवल 2 पार्ट्स में ऐसे एसिड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं और यहाँ पे आपका सबसे पहला आता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड दूसरा आता है वीक एसिड्स। देखो नाम से समझ में आ रहा है कि ताकतवर एसिड होगा, ये वाला कमजोर एसिड होगा, है ना। तो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कैसे एसिड्स होते हैं, आखिर ये स्ट्रॉन्ग है तो क्यों है? ऐसे एसिड्स जो कि कंप्लीटली आयोनाइज हो जाते हैं, अगर आप उनको वाटर में डालेंगे तो आयोनाइज हो जाएंगे कंप्लीटली, मतलब आयंस की फॉर्म में अपने आप को तोड़ लेंगे, डिसोसिएट कर लेंगे। इनको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जो पानी में जाने पर यानी एक्वा सॉल्यूशन बनने पर कंप्लीट आयोनाइजेशन देखने को मिले तो वो होंगे स्ट्रॉन्ग एसिड्स। और यहां पर आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं HCl, H2SO4, HNO3 यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। इसके अंदर एग्जाम्पल में मैंने आपको डिसोसिएशन में बताया किस तरीके से होगा। HCl जब H2O के अंदर यानी एक्वस फॉर्म में रहेगा तो ये H3O प्लस आयन, इस H3O प्लस आयन को कहा जाता है हाइड्रोनियम आयंस। इनको हाइड्रोनियम आयंस बोलते हैं। ठीक है, जो H3O प्लस रहेगा इसको हाइड्रोनियम आयन कहा जाएगा। आप H प्लस आयन भी बोलते हो, कई बार हाइड्रोनियम आयन भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हाइड्रोनियम आयन बनेगा और क्लोराइड का आयन बनेगा, ये आयंस में डिसोसिएट हो गए। HCl जो हुआ है वो ब्रेक हो गया, इसका H प्लस आयन H2O से कंबाइन होकर के हाइड्रोनियम आयन बना गया और Cl माइनस आयन सेपरेट हो गया। अब ये कंप्लीटली आयोनाइजेशन हो रहा है और इसका पता कैसे चलेगा कि सर रिएक्शन दी हुई है, कंप्लीट आयोनाइजेशन हुआ है कि नहीं हुआ है? आपको बेटा सिंगल हेडेड एरो मिलेगा। अगर सिंगल हेडेड एरो होगा तो मतलब समझ जाओ कंप्लीट आयोनाइजेशन हुआ है। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड में भी कंप्लीट आयोनाइजेशन होगा, हाइड्रोनियम आयन और नाइट्रेट आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं बेटा वीक एसिड्स की। ऐसे एसिड्स जिनका पार्शियल आयोनाइजेशन होता है, पूरे तरीके से आयोनाइज नहीं हो पाते, पार्शियली होते हैं, उन्हें वीक एसिड्स कहा जाता है। तो यहां पर आपके सामने एग्जांपल है एसिटिक एसिड, जिसको एथेनोइक एसिड भी आप कह सकते हो, कार्बोनिक एसिड और फॉर्मिक एसिड, और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं। जनरली आपको ऑर्गेनिक एसिड्स जो होंगे वो वीक एसिड्स के तौर पर नजर आएंगे और जनरली जो मिनरल एसिड्स होंगे वो आपको स्ट्रॉन्ग एसिड्स के तौर पर नजर आएंगे। मैंने जनरली क्यों बोला, बिकॉज ये एक तरीके का मिनरल एसिड है, फिर भी यहां पर ये जो है इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है और वीक एसिड्स के पार्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। तो इस बात का थोड़ा सा आप इसको अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हो। जनरली
ऑर्गेनिक आपको जो मिलेंगे वीक एसिड मिलेंगे, और जो आपके जो इनऑर्गेनिक जो है या जिसको आप बोल सकते हो मिनरल एसिड्स, वो एक तरीके से आपको जो हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स के तौर पर देखने को मिलते हैं। तो वीक एसिड्स के ये डेफिनेशन है और इसमें अंदर एग्जांपल है। एग्जांपल में मैंने आपको डिसोसिएशन करके हुए बताया, जैसे एसिटिक एसिड को वाटर में मिक्स करेंगे तो एक्वस फॉर्म में पूरे तरीके से डिसोसिएट नहीं हो पाएगा। अगर ये जो भी डिसोसिएट होगा वो किस फॉर्म में होगा, हाइड्रोनियम आयन और एसीटेट आयन। ये डबल हेडेड हैरो इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है, और यहाँ पे कार्बोनिक एसिड का भी डिसोसिएशन होगा तो ये हाइड्रोनियम आयन और कार्बोनेट आयन बनाएगा। इसमें भी आपको जो है डबल हेडेड एरो मिल रहा है, इसका मतलब ये भी इनकम्प्लीट आयोनाइजेशन हो रहा है। तो ये आपका थर्ड क्लासिफिकेशन था, एंड चलते हैं हमारे चौथे और आखिरी क्लासिफिकेशन के अंदर। आई होप कि लगातार ये जो क्लासिफिकेशंस हो रहे हैं ये आपको समझ में आ रहे होंगे। कहीं पे अगर आपको थोड़ा बहुत भी डाउट नजर आता है तो आप बेटा कमेंट बॉक्स में डालिए। मैं बार बार हर वीडियोस में बोलता हूँ, आपको प्रॉब्लम आती है, कोई डाउट्स रहते हैं, आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके डाल सकते हैं, उनका सॉल्यूशन किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर लेकर के आया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अपन। तो बेटा फोर्थ जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, चौथा क्लासिफिकेशन है कंसंट्रेशन के बेसिस पे। दो पार्ट्स में क्लासिफाइड है, कंसंट्रेटेड एसिड्स एंड डाइल्यूट एसिड्स। ऐसे एसिड्स जिनमें बहुत ही कम अमाउंट में पानी प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, those acids which contains very small amount of water are called concentrated acids। और ऐसे एसिड्स जिनके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर है उसे डाइल्यूट एसिड्स कहा जाता है। तो अगर वहां पर अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा है तो डाइल्यूट एसिड रहेंगे, और जहां पर अमाउंट ऑफ वाटर कम है उसे कंसंट्रेटेड एसिड कहा जाएगा। तो टोटल हमने 4 यहां पर जो है स्टडी की है, 4 क्लासिफिकेशंस हमने देखा है। नंबर 1 क्लासिफिकेशन इज दी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज, नंबर 2 क्लासिफिकेशन इज on the basis of protonicity and basicity, number 3rd is on the basis of strength, and number 4 is on the basis of concentration। इसको आप अगर नहीं समझ पा रहे, कोई किसी टॉपिक में आपको लग रहा है कि दोबारा से एक्सप्लेनेशन होना चाहिए या थोड़ा सा तरीका कुछ और होना चाहिए या एग्जाम्पल आपको कुछ और चाहिए, तो आप ये कमेंट बॉक्स में डालिए और पढ़ते रहिए बेटा, और मोटिवेट हमेशा रहना है, आपको अच्छे मार्क्स लेकर के आना है। 10th क्लास है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, यही क्लास आपके लिए जज करेगी कि आप फ्यूचर के अंदर किस स्ट्रीम में जाने वाले हैं, क्या बनने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। तो बहुत अच्छे से 10th क्लास को पढ़ना है बेटा, और आप सभी के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।